class. Yesterday, if you remember what I said, अमिताभ बच्चन ने क्या बोला था? बोलो डायलॉग क्या था? अरे बोलो, क्या डायलॉग था? 3 स्तंभ कौन से थे? ऑनलाइन वालों आप भी बोलो। अरे भूल गए इतने जल्दी? देवा, कैसे होगा? आपकी एग्जाम एग्जाम के दिन ही लेना पड़ेगा क्लास। बोलो क्या बोला था? अरे बोलो, ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है मेरी? बोलो बेटा बोलो, क्या बोला था अमिताभ बच्चन ने कल? यस बोलो बेटा, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। भूल गए क्या? सो परंपरा मीन्स व्हाट? कन्वेंशन। अनुशासन, आइडियोलॉजी, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट, एंड द रूल्स दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रिंसिपल। तो ये तीनों चीजों पे हमारा पूरा अकाउंट का नॉलेज टिका हुआ है। तो अकाउंट के कॉन्सेप्ट कौन से है, अकाउंट में कन्वेंशन कौन से चले आ रहे हैं, और प्रिंसिपल्स क्या है, वो आज हम सीखेंगे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थरोली सीखना है। इसमें यूज की गई इंग्लिश थोड़ी सी स्टैंडर्ड है, तो शायद आपके कॉलेज में टॉपिक सिखाते ही नहीं है। बट एज आई सेड, वी नीड टू लर्न फ्रॉम द बेसिक, तो हमको ये एकदम बढ़िया से सीखना है। तो यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट है बेटा, इसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। देखा? आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, मैक्सिमम लोगों ने देखा है कभी ना कभी। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जेठालाल जेठालाल की दुकान का नाम क्या है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जेठालाल और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अलग अलग है। क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट? जेठालाल और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अलग अलग है। भले ही वो दुकान जेठालाल का है, भले ही मालक जेठालाल है, पर नट्टू काका जो वहां के अकाउंटेंट है, वो अकाउंटेंट जेठालाल के लिए काम नहीं करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। किसके लिए करते हैं? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। टप्पू सेट के लिए नहीं। किसके लिए करते हैं बेटा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम एज अ अकाउंटेंट हमेशा याद रखेंगे, ओनर को और बिजनेस को मिक्स नहीं करना है। ओनर इज अ सेपरेट पर्सन एंड बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। बिजनेस क्या है बेटा? सेपरेट एंटिटी है। एंटिटी है यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आपको हमेशा ट्रांजैक्शन करते समय बिजनेस के हिसाब से सोचना है, ओनर के हिसाब से नहीं सोचना है। बोल तो क्या सर, बिल्कुल नहीं समझा। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। समझो बेटा, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। आज आपके बिजनेस में 10 लाख की जरूरत है, तो आप ओनर हो, आपने कहीं से आपका घर बेच के 10 लाख बिजनेस में लाके दे दिए। तो मुझे बताओ, ये ट्रांजैक्शन है या नहीं? और इसकी एंट्री बिजनेस में होना चाहिए या नहीं? लेकिन आप बोल रहे हैं मैं ही ओनर है, मेरा ही बिजनेस है, मेरा ही पैसा है, मेरे ही गले में रख रहा हूं, क्यों एंट्री कर रहा है? ऐसे करोगे तो हिसाब मिलेगा क्या? कल को बिजनेस का जब बैलेंस शीट बनेगा, तो बिजनेस को बोलना पड़ेगा, भाई मेरे एसेट इतने हैं, मेरी लायबिलिटी इतनी है, और मेरे ओनर का कंट्रीब्यूशन इतना है। तो ये कहां से पता चलता है बेटा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? हम सब लोग जो भावी अकाउंटेंट बनने वाले हैं, भले ही हमको पगार जेठालाल दे रहा है, हमारे हाथ में पैसा कौन दे रहा है? जेठालाल। लेकिन हमारा मालक जेठालाल नहीं है। हमारा मालक कौन है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक इज द ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बच्चा लोग? बिजनेस एंड ओनर बोथ आर different, and you need to record the transaction by considering yourself as a representative of owner or business. This is called business entity concept. बोल तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि नट्टू काका बोलेंगे कि जेठालाल जी पगार आप दो आपके हाथ से, पर मैं आपका नौकर नहीं हूं। मैं किनका नौकर हूं? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का। अभी देखो, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। अभी ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, सुनना ध्यान से, ये नट्टू काका और ये जेठालाल, पेट वेट बड़ा हुआ, राइट? तो अभी यहाँ पे लक्ष्मण रेखा है बेटा,
ये बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। यानी जेठालाल की ही शॉप है, पर एज अ अकाउंटेंट आप जेठालाल को एक बाहर का व्यक्ति समझोगे, जो बिजनेस में पैसे देता है तो भी एंट्री करना है, लेता है तो भी करना है। अगर आपने इसको बाहर का व्यक्ति नहीं समझा, बिजनेस ओनर को मिक्स कर दिया, तो देखो अभी क्या लोचा होगा हमारे अकाउंट में। आगे चल के नेक्स्ट वीक में जब हमारा प्रैक्टिकल अकाउंट स्टार्ट होगा, तो उसमें कैश को बेटा रियल अकाउंट बोलते हैं। कैश को कौन सा अकाउंट बोलते हैं? रियल अकाउंट। और उसका रूल ये होता है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये ऐसा उसका रूल है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा समझो। आज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जेठालाल ने 10 लाख रुपए लाके दिए, तो अब अगर आप जेठालाल के अकाउंटेंट होते तो आप क्या बोलते बेटा? कैश कम्स इन और गोज आउट। जेठालाल ने बिजनेस को 10 लाख दिए, तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप जेठालाल के बुक में एंट्री क्या करते? कैश कम्स इन और कैश गोज आउट। गोज आउट। और आप बिजनेस के अकाउंटेंट है रियल में, तो क्या हुआ? कैश गोज आउट हुआ या कम्स इन हुआ? तो सारी एंट्रियां गलत हो जाती। तो ये कॉन्सेप्ट देने पीछे का रीजन ये था कि भैया तेरा इससे कुछ लेना देना नहीं। भले ही आदमी तुझे पगार दे रहा है, इसने नौकरी पे रखा है, पर इसका कुछ लेना देना नहीं। तो किसका प्रतिनिधि है बेटा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। सो बिजनेस एंड ओनर बोथ आर डिफरेंट, एंड एज अ अकाउंटेंट you are not the representative of owner, you are a representative of business. Is this clear? Okay. अभी यहाँ की एक एक लाइन पढ़ते हैं, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। बहुत इजी है वैसे तो, आज बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सीखने को मिलेंगे। ये अकाउंट का बेटा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। बोलो ऐसे तो ये लेक्चर पढ़ाते नहीं, क्योंकि टीचर को ऐसा लगता है कि आप तुम्हाला झेपणार नाही, तुमच्या डोक्यावरून जाईल। बट आई एज्यूम इफ वी वोंट टीच दिस, आपको जब भी प्रश्न पड़ेगा क्यों क्या, उसका आंसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए ये सीखना जरूरी है। तो आज के बाद हमको समझ में आ गया कि भैया ओनर ने बिजनेस में पैसा दिया तो उसको कैपिटल बोल के एंट्री करना है, ओनर ने बिजनेस से पैसा लिया तो उसको ड्राइंग बोल के एंट्री करना है। ये हुआ कहां से पैदा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कहां से पैदा हुआ बेटा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलो एक एक लाइन पढ़ता हूं मैं। द पर्सन हु इन्वेस्ट इन बिजनेस इज द ओनर, but his ownership and his business considered different from each other. Business अलग है, owner अलग है। Every transaction that is recorded in the books of account is always considered from business point of view. जैसे जेठालाल ने बिजनेस को पैसा दिया, आप अगर बोलोगे कैश गोज आउट तो गलत हो जाएगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैश कम्स इन, तो हम हमेशा क्या सोचेंगे? खुद को किसका रिप्रेजेंटेटिव समझेंगे? बिजनेस का, ओनर का नहीं। आगे, for example, business receives capital from proprietor in a business, or business gains or business suffer, the everything is happen in the business recorded with a viewpoint of business. business में पैसा आया तो business के हिसाब से रिकॉर्ड करो, ओनर के हिसाब से मत करो। एंड क्योंकि बिजनेस क्या है बेटा? एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एंड ओनरशिप शुड नेवर बी कंफ्यूज। कभी भी दोनों को मिक्स मत करना। बिजनेस इज सेपरेट, ओनरशिप इज सेपरेट। ओनरशिप इज आइदर प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट व्हाइल बिजनेस इज एन एंटिटी। ओनरशिप जो है बेटा एक क्या है? उसकी मालकी हक है। पर बिजनेस का काम क्या है? वो एक निर्जीव संस्था है और आप उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो। आप कभी भी व्यक्ति की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो जो ओनर है। आगे, its existence is different from that of proprietor. The capital investment of the owner is therefore liability of the business. ये जरा ध्यान से सुनना बेटा। समझो मुझे एक बिजनेस के लिए 1 करोड़ रुपया लग रहा है। हाँ, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैंने क्या किया? ये मैं हूं, मैंने बिजनेस को 70 लाख रुपए दिए और मैंने बैंक से लोन लिया बेटा 30 लाख। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा का पूरा 1 करोड़ लाइबिलिटी है बेटा। ये पूरा का पूरा 1 करोड़ क्या है? लाइबिलिटी। क्योंकि बिजनेस क्या बोलेगा? भैया तू भले ही ओनर है मैं, लेकिन तू भी बाहर का ही है ना, क्योंकि तू अलग है। खाली ये भी मेरी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है, खाली ये बाहर वालों को देनी है, ये घर वालों को देनी है। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो कैपिटल इज आल्सो असेट और लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, खाली इसका कैपिटल का नाम क्या है मालूम है बच्चा? इसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी बोलते हैं? इंटरनल लाइबिलिटी। और इसको क्या बोलोगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बोलते इमेजिन करो ये एक व्यक्ति खड़ा है, इसका नाम है बिजनेस, और इसको मैंने दिए 70 लाख, इसने दिए 30 लाख। तो बिजनेस क्या बोलेगा? ये बिजनेस है। ये क्या बोलेगा? तुम भी लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी, पर तुम कौन हो? कैपिटल। और ये कौन है? आउटसाइड लाइबिलिटी।
बट बोथ आर लाइबिलिटी फॉर मी, क्योंकि बिजनेस ने अपने दोनों से पैसा लिया है कि नहीं। और बिजनेस आज से तो आपने बोल दिया बिजनेस अलग है, तो बिजनेस अलग है तो बिजनेस बोलेगा तुम दोनों भी मेरे क्या हो गए बेटा, लाइबिलिटी। तो ये बहुत डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट है कि बच्चा कैपिटल इज ऑल्सो लाइबिलिटी। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इट इज रिपेड टू द, समझो कल को बिजनेस बंद हो गया बेटा, आपको नहीं समझा तो और एक एग्जांपल, कल को बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस बेच बाच के पैसा आया 25-30 करोड़, 25-30 लाख रुपए, तो वो क्या रास्ते पे फेंक दोगे या ओनर को दोगे? क्यों ओनर को देंगे? क्योंकि ओनर ने बिजनेस को पैसे क्या किए थे, दिए थे, अब वापस करना पड़ेगा, तो बिजनेस बिकेगा तो पैसा किसको मिलेगा? ओनर को। इज दिस क्लियर? ओके आगे। In the event of course of business, similarly, profit earned by business is given to the owner. It is in the business whose identity is separable and recognized. While recording transaction in the books of account, this concept carries great significance. Needless to say, an accountant has to step into the shoes of business in order to account every transaction with a business. Although ultimately हम नट्टू काका को क्या एडवाइस दे रहे हैं? जेठालाल भले ही तुझे सैलरी दे रहा है, उसने तुझे नौकरी पे रखा है, वही तुझे गालियां देता है, पर तू पगार जेठालाल से नहीं ले रहा है, तू किससे ले रहा है? बिजनेस। और तू ये क्या करेगा, रिपोर्टिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉट बोलो जेठालाल। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब रहेगा जिंदगी भर याद, जेठालाल नटू काका, राइट? चलो, ये इतना टफ जाता है ना सिखाने को, क्योंकि आप तो पहली बार कॉमर्स सीख रहे हो, उसमें कॉन्सेप्ट में डेप्थ है बहुत ज्यादा। ये हम सीए फाउंडेशन में आता है तब और आधा आधा घंटा बात करते हैं, लेकिन विद एग्जांपल आपको समझ में आ गया। आज के बाद ये आपको याद रखना है, एज अ अकाउंटेंट योर रोल इज, यू आर नॉट द representative of owner, you are a representative of business, because business is a separate entity. अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या नाम लिखा है बेटा, पढ़ो। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भैया, हमारे जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना बेटा, जो भी, तो हमारे अकाउंटिंग के ऐसे जो टेबल होते हैं, इसको जर्नल बोलते हैं। तो ये जर्नल में यहाँ पे एंट्री लिखते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, रुपीज रुपीज। फिर बेटा हमारे अकाउंट में ऐसे लेजर होता है, यहाँ पे एंट्री लिखते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, रुपीज। अब मुझे बताओ बेटा, अगर कोई ट्रांजैक्शन की वैल्यू ही नहीं है तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम? उसके आगे अमाउंट आएगा क्या बेटा? नहीं। सो वी नेवर रिकॉर्ड एनी ऑफ द ट्रांजैक्शन विच हैज नो वैल्यू। हम बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन, सर वुड यू प्लीज एक्सप्लेन, क्या डाउट है भाई? वुड यू प्लीज एक्सप्लेन इफ देयर इज नॉट बिजनेस एंटिटी देन? यस, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो अकाउंटेंट क्या होता, बोलो, कंफ्यूज हो जाता कि नहीं? अगर 2 मिनट के लिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता तो सारी एंट्रियां कैसी होती? रिवर्स, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया और मैं जेठालाल का अकाउंटेंट हूं, मैं क्या बोलता, कैश कम्स इन और कैश गोज आउट, गोज आउट। वो जेठालाल ने पैसा लिया, एक्चुअल में बिजनेस से पैसा गया, लेकिन मैं क्या लिखता, कैश कम्स इन। और मुझे साल के एंड में हिसाब ही नहीं मिलता, पैसा जेठालाल के पास है कि दुकान में है कि किधर है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होने के कारण मैंने ओनर का हिसाब क्या कर दिया, सेपरेट, बिजनेस का अलग। तो मुझे प्रॉफिट ओनर का समझेगा, अल्टीमेटली बिजनेस का प्रॉफिट ओनर का ही है, लेकिन मुझे प्रॉफिट ओनर का नहीं निकालना है, मुझे किसका निकालना है? बिजनेस का। इज दिस क्लियर? ओके, आई होप बेटा यू क्लियर विद दिस। आपको समझा? यस। चलो, अब बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वही ट्रांजैक्शन लिखो जो पैसों में गिन सकते हो। सर नहीं समझा। अभी मैं बोलता हूं कि मेरे यहाँ ओंकार है ना, सबसे ईमानदार स्टाफ है, मेरे लिए, मेरे नजर में उसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ है। सोनाली मैम सबसे ज्यादा काम करते हैं, उनकी कीमत 5 करोड़ है। दीपेश सर की कीमत 10 करोड़ है। बना ली बैलेंस शीट 25 करोड़ 50 लाख। कोई लेने वाला है? क्यों नहीं लेगा? देर इज नो वैल्यू। इमोशन की कोई वैल्यू होती है क्या? मैं बोलता हूँ मेरा एक स्टाफ, इनमें भी एक जन है बहुत कमीना है, वो -3 करोड़ का है, तो माइनस कर दूं। तो हम, या कस्टमर आया आपको गालियां देके गए, आप बोलोगे आज तो बहुत लॉस हो गया। सुबह आप लेक्चर को नहीं आ रहे, पापा ने एक कान के नीचे बजाया, आप बोलोगे आज 300 रुपए की पड़ी यार सुबह सुबह है।
या आज अचानक बहुत प्यार आ गया पापा, अरे बा उठ, अच्छे से उठाया, चाय वाय दिया ना, अब आज तो 500 का प्यार मिला मुझे, ऐसे बोलोगे क्या आप? नहीं, वी कैन नॉट मेजर इमोशंस इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस में वही चीज लिखी जाती है जिसको पैसों में गिन सकते हो। कस्टमर आया और आपको सिर्फ ऑर्डर देके गया, वो लिख सकते हो क्या? कस्टमर आया और गालियां देके गया, लिख सकते हो? कस्टमर आया तारीफ करके गया आपके प्रोडक्ट की, लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि हम वही चीज लिखेंगे जिसको किस में गिनते हैं तो में। यू कैनॉट रिकॉर्ड एनीथिंग विच डोंट हैव वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। जिनको पैसों में गिन नहीं सकते वो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि भैया मेरा अमाउंट कॉलम में लिखूं क्या मैं? स्टार डालूं, दो तीन चार, है? तो आई हैव टू राइट नंबर्स, और नंबर्स यानी क्या? पैसा। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे याद रखोगे? इसकी टैगलाइन क्या है? जय जय मनी। क्या याद रखोगे? जय जय मनी, यानी पैसा है तो लिखो, नहीं है कितना भी कुछ भी रहने दो, फिर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया अमाउंट कॉलम में देखो, मुझे किसी ने गिफ्ट ला के दिया, वो मुझे कैसे मिला? फ्री में। तो मैं उसकी वैल्यू लिख सकता हूँ क्या? नहीं। पर मैंने किसी को गिफ्ट दिया, आप सबको, आज आप मेरे कस्टमर हो, बोला यार सबने अच्छे अच्छे स्टूडेंट लाए, 5-5, ले लो, 1000-1000 रुपए ले लो, या आपको मैंने 1000 रुपए का कुछ गिफ्ट दे दिया, तो वो मैं एंट्री करूंगा या नहीं करूंगा? करोगे, क्योंकि उसके लिए पैसा गया है। पर आपको क्या मिला है? वो कैसे मिला है? फ्री में। तो आपके लिए उसकी वैल्यू क्या है बेटा? 0। तो जिस चीज की वैल्यू हम कर सकते हैं उसको ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे। जिसको पैसों में गिन, जैसे मैंने बोला एम्प्लॉय की ईमानदारी बनाओ बैलेंस शीट, नहीं बना सकता। मैं नहीं बोल सकता वो मेरा एसेट है, और मेरा कभी कभी एम्प्लॉय ईमानदार है, कभी कभी बेईमान है, तो मैं नहीं बोल सकता कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है। याद आया कुछ? तो मेरा बोलने का मतलब ये, रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन विच इन्वॉल्व व्हाट? मनी और मनी इज वर्थ, वो ही लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते, क्योंकि अमाउंट कॉलम में लिखोगे क्या? है? ठीक है, देखो अभी क्या दिया है। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर एक्सप्रेस इन विच टर्म्स? कौन से टर्म्स में होता है? मॉनिटरी टर्म्स। एंड ओनली सच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, मनी इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इवन बेटा हम तो बार्टर ट्रांजैक्शन भी नहीं लिखते हैं, हैव यू नो दैट? कि मैंने आपको बोला कि सब लोगों को मैं अकाउंट सिखाऊंगा, कल से तू मेरे लिए नाश्ता ला ले, तू खाना ला ले, तू मेरे फोन कॉल ले ले, तू मेरे नोट्स बना दे, ऐसे करूंगा तो लिखूंगा क्या? मुझे क्या चाहिए? पैसा। पैसा चाहिए तो मैं लिख पाऊंगा, अगर पैसा नहीं है तो वी कैनॉट रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। Money measurement concept therefore require those transactions that are capable to being measured in terms of money। जो पैसों में गिन सकते हो वही लिखो। पैसा है तो रिकॉर्ड है, नहीं है तो कंगाल हो, कुछ भी लिखने का नहीं है। आगे, अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, पैसे कितने हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बोल दो अभी मैंने ओंकार को बोला ये ले 1 रुपया ले और जेरोक्स निकाल, और आप नहीं बोलोगे अरे सर आप करोड़ों में खेलते हो, 1 रुपए की एंट्री करोगे क्या? करना पड़ेगा, 1 रुपए भी वैल्यू है ना। तो इट इज नॉट नेसेसरी व्हाट इज द क्वांटम ऑफ ट्रांजेक्शन, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इवन इफ इट्स अ 1 रुपी और 1000 करोड़, इफ इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इट मस्ट बी रिकॉर्डेड। आगे बढ़ते हैं। Even a rupee spent in the business recorded in the books, it is not the size of the amount matters, it's a capacity to be measured। मैंने जैसे बोला 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन गिनते आता है कि नहीं? ओंकार जाके उसको दुकानदार से झगड़ के 80 पैसा ही है और उसने 20 पैसा वापस लाया तो भी लिखूंगा मैं, अभी मिलते नहीं है। व्हाट आई वांट टू से, गिनते आता है तो लिखना है, खत्म। आगे, thus emotional and sentimental facts what's also ever significant cannot be recorded in। जैसे मैंने बोला कि मेरा एम्प्लॉय बहुत ईमानदार है, कितना ईमानदार है? एक दिन में 1 करोड़ रुपए ऑफिस रख के गया, मैं भूल गया, उसने घर पे ला के दिया, बहुत ईमानदार है, पर बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिख सकता मैं उसकी वैल्यू, कितना ईमानदार है, 100 करोड़ वाला है, 5 करोड़ वाला है, नहीं लिख सकता। वाई? क्योंकि ईमानदारी की कोई वैल्यू आप पैसों में गिन सकते। कोई मीटर आया क्या एप्पल का वॉच हाथ में डालते 300 वाला, 500 वाला ईमानदार, 600 वाला ईमानदार, ऐसे आ सकता है क्या? यू कैन नॉट मेजर एनी इमोशनल थिंग्स। कस्टमर आके गालियां देके गए, आप बोल रहे आज तो 300 रुपए का लॉस हो गया, गिन सकते हो क्या गालियों के लेवल पे? नहीं। सो यहाँ पे दिया द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ स्टाफ कैन नॉट बी टेक्स प्लेस इन अकाउंटिंग, बट अ स्मॉल वेस्टेज ऑफ मटेरियल ड्यू टू समवन एल्स नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। बोल दो क्या बेटा? स्टाफ 1 नंबर का कमीना है तो उसकी एंट्री आप नहीं कर सकते हो। मेरा स्टाफ बोल तो बहुत 500 1000 करोड़ का कमीना है, लेकिन अगर आपके स्टाफ से 1 रुपए का भी नुकसान हो गया जो गिनते आया, समझो ओंकार ने जेरोक्स लाते थे रास्ते में पानी में गिरा दी तो 1 रुपया गया, तो वो मैं लिखूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है? 1 रुपए। लेकिन वही
ओंकार का नेचर बहुत खराब है और मैं बोल रहा हूँ ये एक नंबर का थर्ड क्लास आदमी, मेरे लिए हमेशा 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी है ये आदमी आने, पर वो नहीं लिख सकता। क्या है वो? इमोशन है। तो हम किसको लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, बोलो सब लोग? इमोशन को लिखेंगे या जो पैसों में गिन सकते हैं? और उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है या नहीं है? वैल्यू इंपॉर्टेंट है, पर कितनी है उसको कुछ लेना देना है क्या? इवन 1 रुपए का भी ट्रांजेक्शन है तो भी चलेगा, 100 करोड़ का है तो भी चलेगा। इज दिस क्लियर? ओके। अब तीसरा कॉन्सेप्ट देखो बेटा, ये हमारे अकाउंटिंग का बेटा डिसएडवांटेज है। ये कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज। बोल तो ये कॉन्सेप्ट ही अच्छा नहीं है, ऐसे मैं बोल रहा हूं आपको। बोल तो दिस कॉन्सेप्ट मिसलीड, दिस क्रिएट द मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। समझ के लो एग्जाम्पल, बहुत लाजवाब है। समझो बेटा, मेरे सर पे लोन है 50 लाख का। कितने का लोन है बेटा? 50 लाख। सो ये 50 लाख मेरी क्या है बेटा? लाइबिलिटी, कर्जा है ना मेरे सर पे। और बेटा मेरे पास आज की डेट में सिर्फ ये एक क्लासरूम है जो मेरा एसेट है, बिल्डिंग। और बेटा ये मैंने लिया था 12 लाख रुपए में। कितने में लिया था बेटा? 12 लाख। अब आपके सामने इतनी इंफॉर्मेशन है, सर के पास एक क्लासरूम है 12 लाख और सर के ऊपर कर्जा है 50 लाख। ये क्लासरूम मैंने 10 साल पहले लिया था 12 लाख रुपए। कितने में लिया था? 12 लाख। अब आप में से कौन बोल सकता है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या खराब? बोलो। ऑनलाइन वालों आपको भी अलाउड है, लिखो गुड और बैड इन द चैट बॉक्स में लिखो, अच्छी है या खराब है। मेरे पास एसेट सिर्फ 12 लाख, मेरे पे कर्जा कितना है? 50। बोलो कैसी है, अच्छी है खराब है? जगताप वेरी गुड बैड लिखा है, बैड लिखा है, आयुष ने भी बैड लिखा है। आपको भी क्या लगता है? खराब है ना? खराब है कि नहीं, बोलो रे। हाँ। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ भैया, ये क्लासरूम जो है ना, मैंने 10 साल पहले 12 लाख में लिया था, पर आज अगर मैं बेचने जाऊं ना, इसके 2 करोड़ आएंगे। कितने आएंगे? 2 करोड़। अब बोलो आपका ओपिनियन क्या है? बहुत अच्छी है, 2 करोड़ का एसेट है, 50 लाख तो देना है, अभी भी 1.5 करोड़ सरप्लस में है, बराबर है। लेकिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 करोड़ नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग बोलती है जब ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन की प्राइस रिकॉर्ड करो। तो ट्रांजैक्शन कब हुआ था? 10 साल पहले। 10 साल पहले कितने में लिया था? तो उस हिसाब से आज आप देखोगे तो नवनीत माननी कंगाल दिखेगा आपको। लेकिन अगर आपको पता है कि अरे ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट मिसलीड कर रही है, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट बता दिया सर ने अकाउंट में, कौन सा? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? नेवर रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एट टुडेज प्राइस, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हेन इट वाज टेक्स प्लेस। जब ट्रांजैक्शन हुआ था तब की वैल्यू लिखो। अभी समझो आपके घर में सबके यहाँ 1 किलो गोल्ड रखा है, समझो पापा ने क्या लिखा है? 1 किलो गोल्ड। और उन्होंने आपके शादी के लिए बचा के रखा है, उस समय उन्होंने 5 लाख रुपए में लिया हुआ है। 1 किलो गोल्ड कितने में लिया है? 5 लाख। आज बेटा गोल्ड का कीमत चल रहा है 75,000 रुपए तोला, यानी 75 लाख का हो गया। तो आपको क्या लगेगा, पापा ने आपके शादी के लिए 5 लाख बचा के रखे या 75 लाख? वो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 5 लाख, बट रियल में कितने हैं? 75। तो पापा बुक्स ऑफ अकाउंट में गरीब है और रियल में बहुत पैसे है। यू गेटिंग द पॉइंट? तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा, ये क्यों कॉन्सेप्ट बना वो भी बोलूंगा। एक्चुअली ये सही है या गलत है? क्या लग रहा है? नहीं नहीं, शोविंग एट 5 लाख इज गुड और बैड, ये बताओ। आपके मेरे को लेकर आपकी राय खराब हो गई थी कि नहीं? तो ये सही फाइनेंशियल पोजीशन बताता है या नहीं बताता है? नहीं बताता है, तो ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, बराबर है। इससे आपको क्या होगा? मिसलीड होगा, हाँ या ना? लेकिन ये कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक है बेटा कि बिजनेसमैन चीजों को मैनिपुलेट कर देंगे। अगर मार्केट प्राइस से बताने को बोला तो मैं क्या करूंगा? बैंक को फंसा दूंगा। ये है 5 लाख, 75 लाख का सोना, मेरी इच्छा है 2 करोड़ बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये मार्केट प्राइस है। तो लोगों ने मिसलीड नहीं करना चाहिए, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बना कि भैया दुनिया समझ लेगी जो समझना है, लेकिन लिख उतने में ही जितने में तू लिया था। कितने में लिया था मैंने? वो प्रॉपर्टी का अगर एग्जाम्पल लोगे तो 12 लाख। तो अगर आप ये लिख के, अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन सही दिखती है, गलत गलत, लेकिन उसको आपको वही पकड़ना है।
दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो बेटा अभी मैं इसका रिवर्स एग्जांपल देता हूं, मुझे आपको कंफ्यूज करने में बहुत अच्छा लगेगा, तो आप समझोगे अच्छे से। रिवर्स एग्जांपल क्या हुआ बेटा, मैंने पिछली साल ये क्लासरूम बिकत लिया जब प्रॉपर्टी मार्केट बहुत ऊपर था, 2 करोड़ रुपए में। कितने में लिया था बेटा, 2 करोड़। और इस क्लासरूम पे तब मैंने लोन लिया था बेटा 1.5 करोड़ का। कितने का लिया था, 1.5 करोड़। तो आपको क्या लगेगी फाइनेंशियल पोजीशन बोलो, अभी भी ठीक ही है ना, 2 करोड़ की बेच के 1.5 तो दे ही देंगे, अपने जेब से डालने पड़ेंगे नहीं, अभी भी ठीक है। पर क्या हुआ बेटा, आज प्रॉपर्टी मार्केट पूरा का पूरा गिर चुका है, और मुझे किसी ने बोला ए भाई तू ये 2 करोड़ वगैरह नहीं, तेरी प्रॉपर्टी की कीमत आज की डेट में सिर्फ 1 करोड़ है, हवा में मत रहे। 2 करोड़ कितनी हो गई, 1 करोड़। तो मैं अभी इसको 1 करोड़ करूं या 2 करोड़ ही रखूं, मन में तो बोलूंगा यार हाँ यार 1 करोड़ हो गया, अब तो अपन लॉस में है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना लिखूंगा बेटा, 2 करोड़, क्योंकि ये मेरी कौन सी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि नेवर रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एट टुडेज प्राइस इवन इफ योर टुडेज प्राइस इज मोर और लेस, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एट द प्राइस व्हेन द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। जब ट्रांजैक्शन हुआ था तब की कीमत रखो, आज की कीमत रखना नहीं है। वो रखोगे तो हर साल क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन मैनिपुलेट होगी। तो जब ट्रांजैक्शन हुआ फिर वो बढ़ गया कम हो गया छोड़ दो, जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वही पकड़ो। हैव यू अंडरस्टैंड दिस। आज के समझो बेटा 50 साल पहले आपकी नारायणपेट में पुरानी दुकान है, तब 20,000 रुपए में ली हुई है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आज 2 करोड़ की हो गई तो भी कितनी दिखेगी, 20,000। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये देने का कारण ये था कि लोग अकाउंटिंग में ऊपर नीचे ना करें, जो है वो ओरिजिनल रखे। नो डाउट वैल्यूएशन करते हो अलग वैल्यू, इसलिए तो होता है ना बेटा। आप देखते हो क्या कि शेयर मार्केट अगर आप जानते हो, तो शेयर मार्केट में कंपनी का जब शेयर निकलता है वो 10 रुपए का होता है, और बाद में वो शेयर हजार हजार रुपए के हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो बुक वैल्यू थी 10 रुपया जब निकला था, और आज कंपनी क्या हो गई बेटा, ग्रोथ हो गई, कंपनी की हर चीज की वैल्यू बढ़ गई, तो एसेट की कीमत क्या होगी, उससे बढ़ेगी, तो शेयर की भी कीमत क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। पर बुक्स ऑफ अकाउंट में वो कितनी दिखेगी, 1000 रुपए दिखेगी या 10 रुपए। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंड, ओके। चलो थोड़ा टफ है समझने को, मैं कोशिश कर रहा हूं, विथ एग्जाम्पल यू मस्ट अंडरस्टैंड। और ये मैं ना सिखा के भी आगे के लेक्चर में जा सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरे स्टूडेंट सीखे ये कॉन्सेप्ट सब। देखो क्या लिखा है, whenever assets are acquired in the business some price has to be paid। आप जब भी कुछ लेते हो तब पेड करना है। this cost is the basis for all subsequent accounting for the asset। जो जब आप जितने में लिया है वही उसकी प्राइस जिंदगी भर समझी जाएगी, मार्केट प्राइस बदलो कुछ भी हो जाओ, वो आप लिखने वाले हो या नहीं हो, नहीं है। हम कौन सी प्राइस लिखेंगे हमेशा, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब ये बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है, क्या नाम है, पढ़ो जरा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एक एग्जांपल देता हूं, समझो बेटा कल आपको मुंबई जाना है, कल आपको मुंबई जाना है, पहली बार जा रहे हो मुंबई 2-4 दिन के लिए। तो आज रात में आप क्या क्या करोगे बोलो, बैग जमाओगे, पैकिंग करोगे, और पैसे ले लोगे पापा मम्मी से, कितने लगने वाले हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कैश कॉन्सेप्ट कोई था ही नहीं बेटा, मैंने सिखाया नहीं कोई कैश कॉन्सेप्ट, कैश नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चलो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या है सुनो। तो अभी जो है सुनो ध्यान से कि आपको मुंबई जाना है, राइट। तो मुंबई जाना है तो आप क्या करोगे, आज बैग पैक करोगे, ड्रेस ले लोगे, पापा मम्मी से पैसे ले लोगे, फिर आपकी प्लानिंग रहेगी कर इतने बजे जाना है, इतने बजे जाना है, सो जाओगे। आपने पूरी प्लानिंग कर ली, क्या एज्यूम करके प्लानिंग की, कल सुबह मैं उठ के मुंबई जाना है। क्या पता आप रात में सो गए और उठे ही नहीं, तो गचकलात झोपेतच, हाँ, गारंटी है क्या, गारंटी है क्या, नहीं है। तो गोइंग कंसर्न फिर भी हम करते कि नहीं, बैग हम LIC लेते हैं कि नहीं, हम FD करते हैं कि नहीं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं, क्यों, फ्यूचर सिक्योर हो। फ्यूचर किसी को पता है, मैं अभी बात कर रहा हूँ 2 मिनट बाद अटैक आके मर गया, क्या करोगे, फ्यूचर किसी का सेफ है क्या, नहीं है। वैसे ही बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट जब आप बनाते हो 31 मार्च को, 31 मार्च साल का लास्ट दिन है, तो साल का लास्ट दिन आने सब सेटल हो जाना चाहिए,
ना आना ना देना ना लाना ना जोड़ना, लेकिन सब हम लिखते हैं कि नहीं, इतने रुपए आने हैं, इतने रुपए देने हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमको पता है आज सिर्फ बैलेंस शीट क्लोज हो रही है, बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा है। क्योंकि बिजनेस की लाइफ क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट, बोलो नोबडी कैन प्रिडिक्ट, इट्स अनलिमिटेड लाइफ। बिजनेस की लाइफ क्या है बेटा? अनलिमिटेड। बोल तो जेठालाल मर भी गया तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक जिंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सेपरेट एंटिटी है। अभी कनेक्शन समझा? गड़ा जेठा मर गया, टप्पू आ जाएगा संभालने को, मे बी पोपटलाल संभाल लेगा। बट व्हाट आई वांट टू से, लाइफ ऑफ द बिजनेस इज अनलिमिटेड। पता है? अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होता, मैं आपको बताता हूं। कल मैंने आपको दो शब्द सिखाए, डेटर और क्रेडिटर। समझो बेटा 31 मार्च को मुझे मार्केट से 20 लाख रुपए आना है और मैं लोगों को 5 लाख रुपए देना लगता हूं। अगर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता ही नहीं कि 31 मार्च यानी ईयर एंड, फिर मेरे कस्टमर, मैं बोल रहा हूं अपने को जो 20 लाख आने भूल जाओ भाई, क्योंकि कल तो कुछ होने वाला नहीं है, कल कुछ भी हो सकता है, क्यों एज्यूम करूं? और अपन जो 5 करोड़ देना है उनको भी जय महाराष्ट्र बोल दो, अपने को देना नहीं है। ऐसा चलेगा क्या? ये सही है या गलत है? गलत है। तो आपने सिर्फ नाम के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किए 31 मार्च को, बिजनेस क्लोज किया है क्या? क्योंकि आपका ये एजम्पशन है कि मैं रहूं ना रहूं, कल हो ना हो लेकिन बिजनेस रहेगा। समझ गया? तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बेटा कि लाइफ ऑफ द बिजनेस इज अनलिमिटेड। इवन द ओनर इज नॉट देयर, बिजनेस विल बी देयर। सो यू हैव टू अज्यूम। देखो, अभी मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला कॉन्सेप्ट क्या एजम्पशन करने को बोलता है? बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या एज्यूम करने को बोलता है? रिकॉर्ड ओनली दोस थिंग विच इन्वॉल्व इन मनी विच कैन बी मेजर। तीसरा क्या बोलता है? रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एट कॉस्ट प्राइस। चौथा क्या बोल रहा है? गोइंग कंसर्न लाइफ ऑफ द बिजनेस इज अनलिमिटेड। 31 मार्च, एक जैसे सीरियल में आता है ना, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, तो वो छोटा सा ब्रेक 31 मार्च है, वो दूसरे दिन सुबह फिर दुकान चालू। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब आता हूं मैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे, इसका नाम है बेटा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? रियलाइजेशन। ध्यान से सुनना, बहुत लाजवाब है बेटा। आज आपने 10 रुपए की एक लॉटरी ली और उस लॉटरी पे था 1 करोड़ का इनाम। कितने का इनाम था बेटा? 1 करोड़ का इनाम था। आपने 10 करोड़ की लॉटरी, 1 करोड़ की लॉटरी ली, 10 रुपए की लॉटरी थी, 1 करोड़ इनाम था। तो आप आज रात में ऐसा बोलते बैठोगे क्या? 1 करोड़ मिल गए, 1 करोड़ मिल गए, मन में चलो कल एक 30 लाख की गाड़ी ले लेंगे, 20 लाख की शॉपिंग कर लेंगे, 50 लाख बैंक में डाल लेंगे, ऐसा बोलना चालू करोगे क्या? करोगे या नहीं करोगे मुझे बताओ? लॉटरी ली है 10 रुपए की, अभी लॉटरी आई नहीं है, लॉटरी का रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया, 1 करोड़ की लॉटरी है, वो लगी नहीं है अभी तक। तो आपने 1 करोड़ आज इनकम समझनी चाहिए या नहीं समझनी चाहिए? नहीं समझनी चाहिए। गधे हो तुम, समझ रहे हो तो फुकट के सपने देख रहे हो, हाँ या ना? तो बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखोगे क्या आज 1 करोड़ हो गई इनकम, क्योंकि लॉटरी तो ली है 10 रुपए की, और दूसरे दिन सुबह लिख दिया भाई 1 करोड़ 10 रुपए का लॉस हो गया, 10 रुपए लॉटरी के भी गए। ऐसे करोगे क्या? तो बेटा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? जब तक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होता, रेवेन्यू यानी इनकम, इनकम जब तक कंफर्म नहीं होती तब तक उसको इनकम मत समझो। सर नहीं समझा। और एक एग्जांपल, अभी बेटा ऑनलाइन 50 लोग बैठे हो और आप 20 लोग बैठे हो, और उधर सातार रोड पे 50 ऐसे 100 सवा 100 स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं। मैंने बोला कि सब लोग आप इंक्वायरी करके गए, सर 11th के क्लास की फीस कितनी है, बता दिया 30,000 रुपए वगैरह, सारे सब्जेक्ट बोल दिए। और अभी क्लास में आज पहला ही दिन है, 130 स्टूडेंट आ गए क्लास में। मैं सपने देख रहा हूँ। मैम को बोला मैम करो एंट्री, 130 इंटू 30,000 कितने होते हैं? 39 लाख इनकम हो गई। 39 लाख नाच रहा हूँ, 39 लाख 39। उसके हिसाब से खर्चे एडवर्टीजमेंट सब चालू कर दिए। मैम को भी गुंजन सर ले लो बोनस, मैम को बोला ले लो, फुल मजा चालू है। ये करना सही है या गलत है? बेवकूफ हूं मैं? एडमिशन एक भी नहीं हुआ है और सपने देख रहा हूँ 130 सामने दिख रहे तो हो जाएंगे 39 लाख। सो इज इट करेक्ट वे और रॉन्ग वे? रॉन्ग वे। तो बेटा बिजनेस में इनकम तब भी समझो जब वो कंफर्म हो। इसलिए आपको याद होगा जिस दिन मैंने ट्रांजैक्शन सिखाया, ऑर्डर मिलने को हम क्यों नहीं लिखते, समझा आपको? ऑर्डर देने को क्यों ट्रांजैक्शन नहीं समझते? आप अभी मेरे क्लास में आए, इंक्वायरी की, क्लास की फीस पूछी और आपने डेमो लेक्चर अटेंड किया, तो मैं उसको इनकम समझू? हाँ या ना?
नालायक को हाँ बोलो, पैसे देने वाले रहोगे ना? नहीं, नहीं समझ, लॉजिकली क्या नहीं समझना चाहिए, बराबर है। अब आप एक दुकान में गए, नीचे सामने टी शर्ट अच्छा लगा, उसको बोला कि सर ये दुकान वाला कितने में दिया? बोला 500। बोला मुझे इसमें ब्लू कलर चाहिए, आप बोला कल आ जाओ। तो आज वो ट्रांजेक्शन हुआ क्या? तो उसको वो इनकम समझे क्या? नहीं समझे। इनकम कब समझनी चाहिए? जब इनकम कंफर्म होती है। अभी समझो। और एक एग्जांपल, आप यहाँ से दगड़ू शेठ हलवाई गणपति गए, सामने भगवान जरा अकाउंट टफी लग रहा है, प्लीज पास कर देना, अगर मैं 12th पास हो गया तो 11 रुपए तेरे दक्षिणा पेटी में डाल दूंगा। ऐसे जम जम के बोल के आ गए। तो पुजारी आके बोले, "ए, तुझे नाव सांग, एड्रेस सांग, 11 रुपए आना है", ऐसे लिख लेगा क्या वो आपके पास? जिस दिन आप जाके डालोगे उस दिन वो इनकम समझो। फिर उस दिन आप 11 डालो या 101 डालो, वो उस दिन की इनकम है। समझ में आया? ये अब तक समझा क्या, बताओ मुझे। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रियलाइजेशन यानी रिसीव। इनकम कब आ गई ऐसे समझने का, बोलो? जब वो कंफर्म है। कंफर्म नहीं, अच्छा, इसमें अब ट्विस्ट है, अब जरा ध्यान से सुनना, हाँ, प्लीज प्रॉपरली सुनो। एग्जाम्पल में बहुत बड़ा गहरा ट्विस्ट आने वाला है। मेरी किराना दुकान है, एज्यूम करो मैं किराना दुकान में बैठा हूं। आप मेरे पास आए, मुझे बोले कि एक 10 किलो मुझे काजू चाहिए, ड्राई फ्रूट्स। मैं बोला भाई साहब 500 रुपए किलो है, 5,000 रुपए होंगे। बोला ठीक है, लाके रखो, मैं कल लेके जाता हूँ। तो मुझे बोलो, यहाँ पे इनकम रियलाइज हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। वेरी गुड। अभी दूसरा एग्जाम्पल सेम। भाई साहब आए, 10 किलो काजू चाहिए, मैं बोला है, 500 रुपए किलो है, 5,000। उन्होंने बोला दे दो। मैंने 5,000 रुपए का काजू दिया, उनसे 5,000 ले लिए। यहाँ पे इनकम रियलाइज हुई या नहीं हुई? तो ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है? है। अब तीसरा, वो जो भाई साहब लेने आए काजू, वो मेरे पहचान के हैं। वो आए, बोले भाई साहब 10 किलो काजू दो, मैंने दे दिया। बोला पैसे अभी नहीं, 1 महीने बाद दूंगा। कब दूंगा? 1 महीने बाद। अब यहाँ पे ट्विस्ट है बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जाग जाओ। बोलो ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है? कितने लोग बोलते हैं? इसको मैं इनकम बोलता हूँ। वो काजू मैंने 4,000 में लाए थे, समझो, 5,000 में बेच दिया, आपको समझ निकले। तो यहाँ पे मेरी 1,000 रुपए इनकम हुई या नहीं हुई? आपको क्या लगता है? पहले केस में तो हुई नहीं थी, ऑर्डर ही दिया था। दूसरे में तो पैसा आ गया ने हो गई। तीसरे में गुड्स बेच दिया पर अभी पैसा नहीं आया है। बोलो, मेरा प्रश्न है कि यहाँ पे इनकम हुई या नहीं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है तो मुझे समझ गया, यस और नो? हाँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज गुड आंसर बेटा। बट माय क्वेश्चन इज, केला जी, माय क्वेश्चन इज इट इनकम, यस और नो? आपको क्या लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग यस और नो? नो। एक काम करो, मेरे समाधान के लिए ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के देखो, फिर आंसर आएगा। आप अच्छे से पढ़ो। आयुष कोठारी, वेरी गुड, योर आंसर इज राइट। अच्छे से पढ़ो, बाकी लोग फिर बात करते हैं। बोलो बेटा, क्या लगता है? पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपका ओपिनियन क्या हुआ? है या नहीं? है। बेटा देखो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी तो ट्रांजैक्शन ही है कि नहीं? और वो खाली पैसे नहीं आए इसका मतलब ये है कि वो डुबा देगा? देगा ना वो। देने का प्रॉमिस किया है, गुड्स हो गया तो हमने सेल तो कर दिया। तो भले ही ओनली नॉट रिसीविंग मनी डज नॉट मीन इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन। पैसा नहीं मिला इसका मतलब ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। उसने प्रॉमिस किया है, उसने समझो मैं बोला भाई साहब ए पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट, सुन भाई साहब, मैं आपको है ना चेक दे देता हूँ 10 दिन बाद का, मेरे पे विश्वास करो, मुझे 10 किलो काजू चाहिए। तो भैया पैसा तो आने वाला है ना 10 दिन बाद। पर ट्रांजैक्शन आज हुआ क्योंकि गुड्स आज ट्रांसफर हो गए। गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं है? तो उसको रिकॉर्ड करोगे या नहीं? अगर ये कॉन्सेप्ट को आपने ठीक से नहीं सीखा तो आप क्रेडिट सेल पकड़ोगे ही नहीं। क्रेडिट सेल पकड़ोगे नहीं तो बिजनेस का प्रॉफिट कम दिखेगा, जो गलत है। हाँ या ना? अब देखो, मैं
क्लासेस में कैश सिस्टम फॉलो करता हूँ, पर ट्रेडर कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? मर्केंटाइल। तो दुकानदार जो है कैश ट्रांजैक्शन भी लिखता है, क्रेडिट भी। अब देखो ये मैं और कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, मेरी इच्छा है, समझो बेटा, ये मैं क्लास मेरे मुझे आपको कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम क्लियर करना है बेटा। मेरा एक क्लास है, आपने इंक्वायरी की कि सर मुझे क्लास लगाना, मतलब आ जाओ, डेमो लेक्चर अटेंड कर लो, मास्टर वाला शिकवता है का नहीं बघून गया, सब देख लो बता दिया। आप आगे क्लास अटेंड कर लिए, ना आपने एडमिशन लिया, ना कुछ किया, तो मेरे लिए ट्रांजैक्शन है क्या? हाँ या ना बोलो। नहीं है। फिर आप आए, आपने फीस भरी और फिर क्लास में बैठ गए, ये मेरे लिए ट्रांजैक्शन है या नहीं है? है। अब मैं एक सेंटेंस अंडरलाइन कर रहा हूं, मेरी किराना दुकान नहीं है बेटा, मैं कैश सिस्टम फॉलो करता हूं, मैं कौन हूं? प्रोफेशनल। फिर आप आए, बोले सर आई बाबा साई बाबा आणि तिची पण शपथ तुमचे पैसे देईल, प्लीज मला बसू दे आणि माझा ऍडमिशन करा। मैं सबकी कसम खाता हूँ आपके पैसे दूंगा पर मुझे बैठने दो। मैंने आपकी एंट्री कर दी और आपको बैठने दिया, लेकिन अभी तक आपका पैसा आया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। मैंने खाली बोला ठीक है बाबा दे देना 2-4 दिन। तो ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है? बोलो। अगर आपका आंसर यस है तो आपको अभी तक का सब समझा है, लेकिन ये आंसर गलत है। ये आंसर क्या है? गलत है। क्या कंफ्यूज कर रहे भगवान को मालूम। एक तो नाश्ता नहीं किया है, कुछ नहीं। बोलो क्यों गलत है मालूम है बेटा? मैं कौन हूं? प्रोफेशनल हूं। प्रोफेशन लोग एक्यूरेट सिस्टम फॉलो नहीं करते, मर्केंटाइल वो कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? कैश। जिस दिन पैसा गले में आया उस दिन ही इनकम समझने का। तो मेरे केस में रियलाइज कब होगा पैसा? जब आप फीस भरोगे। अब सेम एग्जांपल, मेरा क्लास नहीं है भाई, मेरी किराना दुकान है। अब आप आए, काजू कितने में पूछा, मैंने रेट बोला, आप बोले कल आता हूं। ट्रांजैक्शन है या नहीं है? इनकम कहाँ है? खाली कीमत पूछ के चले गए, रियलाइज हुआ। आप आए, काजू परचेस किए, चले गए, इनकम हुई, राइट? आप आए, काजू परचेस किया, खाली पैसा 10 दिन बाद देना है, पर मैंने काजू दे दिया, आप पे विश्वास। ट्रांजैक्शन हुआ, यस और नो? इनकम कंसिडर करना है। पर यही मेरी, अगर मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर, पेशेंट बोलता है बाद में देखेंगे, तो इट इज नॉट माय इनकम, क्योंकि मैं कौन सा सिस्टम फॉलो करता हूँ? कैश। चलो ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर मिलना और ऑर्डर देना, ये ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं है। पर कंफर्म सेल हो गया, कंफर्म परचेस हो गया, भले ही पैसा बाद में आने वाला हो, तो ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है? है। क्लियर? चलो अभी मैं आपको 5 सेंटेंस लिख के दे रहा हूं, आप वो उस कॉन्सेप्ट का वाक्य है, तो आपको कॉन्सेप्ट कौन सा है पहचानना है। रेडी? राइट। नंबर 1 लिखो पब्लिक, सब लोग। लास्ट वाला थोड़ा बाउंस गया है ना कॉन्सेप्ट, मजा आया क्या लेकिन? हाँ, चलो लिखो। पहला, लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज अनलिमिटेड। नंबर 2, record only those transactions which can be measured in terms of money। एक एक लाइन छोड़ते जाओ, हाँ। In terms of money, record only those transactions which can be measured in terms of money। ए भाई क्या हो रहा है? Record only those transactions which can be measured in terms of money। नंबर 3, the price at which transaction takes place, that is recorded, not current market price, not current
मार्केट प्राइस। नंबर 4, बिजनेस एंड ओनर both are not same. Last, number 5, इनकम को क्या बोलते हैं बेटा? रेवेन्यू। हाँ, रेवेन्यू इज ओनली रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज यानी कंफर्म, व्हेन इट इज रिसीव्ड और a promise is made। हो गया बस, प्रॉमिस इज मेड। लिख लो सब लोग। रेवेन्यू यानी इनकम। हाँ, रेवेन्यू यानी क्या बेटा? इनकम। ये 5 कॉन्सेप्ट हो गए। कल बचे हुए 6 हो जाएंगे। कल हमारा बेसिक फाउंडेशन, जो कॉमर्स के हर बच्चे को कॉमर्स के शब्द पता होने चाहिए, वो सब हो जाएंगे। इसमें अगर आप लोगों में से किसी ने आज फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है तो प्लीज यूट्यूब पे इसके सारे लेक्चर डाले। मेनली कल का एक लेक्चर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम मंडे से जो है न्यूमेरिकल वाला पार्ट चालू करेंगे, जो सही अकाउंट है। अभी तक हम क्या है, बैकग्राउंड में घूम रहे हैं, अब रियल सेंस में चालू होगा। और आपका टाइम टेबल जैसे 8 बजे मैथ्स, 8:15 मैथ्स, 9:15 अकाउंट्स, गुरुवार शुक्रवार शनिवार इको सी एस पी रहेगा। चैनल का नेम है बेटा एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस। आपको बता देता हूँ कौन से वीडियो देखना है। लिखा सबने? इसके आंसर लिखने हैं। बोलते आज के जो 5 कॉन्सेप्ट सिखाए, मनी मेजरमेंट, कॉस्ट कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और 5वां सिखाया रियलाइजेशन। तो ये हर सेंटेंस एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो आपको ऐसे लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में 16 मार्क का, राइट ऑल द कॉन्सेप्ट। इधर दे आस्क शॉर्ट नोट और दे आस्क 1 मार्क क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, चलो। तो कल आप ये सब लोग मुझे बताओगे। मैं चैनल, एक ही मिनट बेटा, ऑनलाइन वाले 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे है ना, इसमें ये वाले वीडियोस देखने हैं। एक ही सेकंड। अरे भाई, तो आप उसमें जाओगे तो मेरा फोटो दिखेगा सामने, वही अपना चैनल है। तो उसमें 11th की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो वो क्या कि 6-7 लेक्चर है। मेनली कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, वो एक बार देख लेना। और कल हम ये थ्योरेटिकल पार्ट पूरा खत्म करके। हाँ, कौन से कलर का? हाँ, रेड वाला। अच्छा, इसमें बता देता ना आईपैड की क्या जरूरत है। एक सेकंड, 1 मिनट बेटा। हाँ, इसमें मैंने ना अभी रील्स भी डालने चालू कर दिए। ये वाला है, ठीक है। इसमें रील्स भी डालने स्टार्ट किए तुम्हारे कॉन्सेप्ट के सारे। जैसे देखो, ये वाला था कल। ये बोलते हो ट्रांजैक्शन यानी क्या, कैश ट्रांजैक्शन यानी क्या, क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी क्या। तो कभी टाइम मिला तो टाइम पास में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने जितना अभी तक सिखाया सबके रील्स बनाए, वो स्लोली आ जाएंगे। तो आपको जब भी समय मिले देखिए, ठीक है।
चलो कल मिलते हैं, बाय बेटा।